नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फोर आइज। दोस्तों आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। क्या जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, क्या आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से बीजेपी जो है विनिंग की जो है वो हैट्रिक कर देगी? आप इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या वो हैट्रिक कर देगा बीजेपी या नहीं कर पाएगी। अभी 3 बातें बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी, उनमें से 2 उन्होंने पूरी कर दी हैं। एक उन्होंने बोला था कि धारा 370 जो है वो हटा दी जाएगी और वो उन्होंने हटा दी है। दूसरा, राम मंदिर के मुद्दे पे उन्होंने कहा था और राम मंदिर जो है वो 40% पूरा हो गया है और 60% अभी बाकी है, लेकिन अब हम मान के चलते हैं कि ये जो पूरा है वो हो ही जाएगा। और तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड था जो कि पूरे देश में लागू होना था, वो भी नहीं हुआ। देखते हैं आगे वो अपने वादे को पूरा करते हैं या नहीं करते। जो कि अभी देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन ऐसा हुआ है कि मैंने अभी ऐसा कभी देखा ही नहीं है। एक साल में ऐसा लगा कि जैसे 2-2 दिवाली मन गई हो। चलो, हर कोई इस को सेलिब्रेट तो नहीं कर रहा था, पर जो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे वो ये नहीं है कि उनके दिल में खुशी नहीं थी, वो भी खुश ही थे। इवेंट को जो है वो पॉलिटिकल करने का आरोप लगा है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि शंकराचार्य जी ने बोला कि यहाँ आप किसको दिखा रहे हैं, यहाँ तो ना कोई पुजारी है, यहाँ तो सब पॉलिटिशियन ही हैं। मंदिर अभी बन के पूरा तैयार नहीं हुआ है और आप मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्या आप इतना इंतज़ार किए हो? क्या आप थोड़े दिन और नहीं रुक सकते थे क्या? अगर मंदिर पूरा हो जाता तो आप तब इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते। लेकिन दोस्तों देखिए, सबको पता है कि 2024 में भारत में इलेक्शन है और सबको ये भी पता है कि ये जो है पूरा जो राम मंदिर का जो मुद्दा आपने हुआ है, ये टोटल ही पूरा पॉलिटिकल हुआ है। राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा है वो पॉलिटिकल हुआ है, लेकिन इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को राम मंदिर चाहिए था और लोगों को जो है वो राम मंदिर मिल गया है। देखिए, बीजेपी का सपा को, कांग्रेस को और टीएमसी और आपको कहना है कि देखिए, मेहनत हमने की है, लड़े हम हैं, आप इसमें लड़े नहीं हैं, आप तो इसमें आए भी नहीं हैं। तो अगर हम ये अब कर भी रहे हैं, अगर हमने प्राण प्रतिष्ठा कर भी दी है, तो आप लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो दोस्तों, साम दाम दंड भेद, अगर इलेक्शन जीतना है तो बीजेपी का कहना है कि हम तो ये करेंगे ही, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। और जो भी हो, मेरे हिसाब से अभी तो ये ठीक है, बिकॉज लोग चाहते थे। देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए सबसे बड़ी बात है, लोग इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को पॉलिटिकल बनाया है तो देखिए, इलेक्शन हिस्ट्री में अगर आप देख लो, भारत की राजनीति में ऐसा होता ही आया है। हम अभी देखिए, हम इसमें 3 पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि राम मंदिर से जो है हिंदू सेंटीमेंट जो है उनको बीजेपी ने जगा दिया है। बीजेपी जो है वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही आई थी और आपको भारत में अगर इलेक्शन जीतना है तो ये करना ही होगा। भारत में जो पॉलिटिक्स है वो सेकुलर है, बट रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती ही आई है और होती भी रहेगी, क्योंकि हम जो इंडियन लोग हैं, हम धार्मिक लोग हैं, हम इमोशनल लोग भी हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ही हो रही है इस टाइम पे। अब फ्रांस का मुद्दा अगर आप उठा के देख लीजिए, यूरोप का मुद्दा उठा लो, वहाँ पे इन माइग्रेंट्स को लेके बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उन्होंने भी इन माइग्रेंट्स को लेके मुद्दे पर ही वो जीते थे। तो ये बात तो सब लोग भूल ही जाइए कि भारत में रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होगी। देखिए, धर्म को लेके हर जगह पॉलिटिक्स होगी और करेंगे ही करेंगे, और ऐसा सब होगा। और ऐसा ये नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी ने ही ये किया है, ऐसा कांग्रेस ने भी किया है। आप शाहबानो केस को देख लीजिए, हिंदू कोड बिल को देख लीजिए, ये सब ने किया है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर ही आई थी। देखिए, उनके पास सिर्फ 2 सीटें थी शुरुआत में, और उसके बाद 1989 में 85 सीटें हो गई और 1998 में वो सत्ता में आ गए। अब देखिए, पहले तो ये सिर्फ राम मंदिर एक मुद्दा ही था, तो 1998 में वो सत्ता में आ गए। अब तो इन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया है। तो अगर आप सोचिए कि अगर आप उद्घाटन अब कर दिया है तो इस बार 2024 में क्या हो सकता है। इसमें तो एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि कम से कम 300 से लेकर 350 सीटें आएंगी। देखिए, लोगों के हिंदू सेंटिमेंट जो हैं वो बहुत बड़े हुए हैं।
अभी जो ये जो था पॉलिटिकल इवेंट था, धार्मिक इवेंट था, इसका तो सबको पता ही है कि ये क्या था, किस तरीके का था। लेकिन इसमें बीजेपी को बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है और ये होगा भी। सेकंड पॉइंट ये है, आप देखिएगा 1952, 1957 एंड 1962 में कांग्रेस जीती थी। अगर अब की बार 2024 में मोदी सरकार अगर जीत जाती है तो ये बीजेपी जो है वो रिकॉर्ड बना देगी, और ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड बन भी जाएगा। और मेरा ऐसा प्रेडिक्शन भी कहता है कि 2024 में बीजेपी ही आएगी, चाहे सीटें उनकी कम आए, लेकिन बीजेपी विल विन, क्योंकि राम मंदिर जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि इंडिया अलायंस आपने देखा है, जिसमें टीएमसी है, कांग्रेस है, सपा है, आप है, सब पार्टीज जो है मिल आई हैं। लेकिन इंडियन अलायंस को जो है हराना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 235 सांसद हैं। इंडिया अलायंस के लिए एक ही प्रॉब्लम है, खुद इंडिया अलायंस। क्यों? क्योंकि ये अब हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें यूनिटी की कमी है इनमें। देखिए ममता बनर्जी है वो राहुल गांधी पे निशाना लगा रही है, राजीव रंजन चौधरी जो ममता बनर्जी को साध रहे हैं, और ममता बनर्जी जो है बंगाल में कोई सीट जो है वो शेयर नहीं करना चाह रही, और हमारे भगवंत मान जी जो है वो पंजाब में सीट नहीं करना चाह रहे, वो बिल्कुल सीट को शेयर नहीं करना चाह रहे पंजाब में। तो इंडिया अलायंस जो है वो हमें टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी का जीतना इतना भी आसान नहीं है। अगर इंडियन अलायंस ठीक ढंग से उन्होंने अगर कंपेनियन कर ली तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है ये इलेक्शन जीतना। अब देखिए लोगों के इमोशन जो हैं वो बहुत ही हाई है इस पर। देखिए आप जैसे थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएंगे, 1971 में आप देखिएगा जैसे इमरजेंसी लगी थी तो जनता पार्टी जो है बीजेपी वो आ गई थी। लोगों के इमोशंस उस टाइम पे बहुत हाई थे क्योंकि इमरजेंसी लगी थी। 1987 में राजीव गांधी आ गए थे। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था और लोगों के इमोशन उस टाइम भी बहुत हाई थे, बिकॉज इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और इस वजह से 400 से ज़्यादा सीटें आप राजीव गांधी जी को मिली थी। और ये हिस्ट्री में भी कभी नहीं हुआ कि 400 से ज़्यादा सीट जो हैं वो किसी पार्टी को मिली। तब भी लोग जो है वो बहुत इमोशंस में थे और आज भी जो लोग हैं वो बहुत ही इमोशनल में हैं। बात तो वही है कि सबसे बड़ा इमोशन जो है वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो अभी राम मंदिर बन गया है, तब देखिए कि बीजेपी किस तरीके से क्या करती है और लोग किस तरफ जाते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए क्या है कि रिलीजन, देखिए धर्म के नाम पे तो राजनीति हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो इसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेवलपमेंट नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिलीजन वाली जो राजनीति है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप डेवलपमेंट का मुद्दा लेके साथ में नहीं चलते। लेकिन अगर ये जो है नरेंद्र मोदी जी जो हैं और उनकी टीम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिलीजन के साथ डेवलपमेंट को कैसे जोड़ना है। और मोदी जी जो हैं आप कभी देखेंगे तो एयरपोर्ट पे जाके वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, 1 लाख से ऊपर वो सोलर पैनल लगाएंगे अयोध्या के घरों में, और लगातार वो कहीं ना कहीं केरल में जाके इनॉग्रेशन कुछ भी जो हो सकता है उनसे वो कर रहे हैं। इस इलेक्शन में सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी लड़ रही है और देखिए उनका चेहरा जो है वो चल भी रहा है। भाई और बहनों मित्रों ये सब उनका चल रहा है, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। इससे बीजेपी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि वो विनिंग की हैट्रिक लगाने वाले हैं। जैसे कि राहुल गांधी जो हैं वो भारत न्याय यात्रा जो है वो कर रहे हैं, वो उनका बहुत सही कदम है। लेकिन समस्या क्या है कि कांग्रेस जो है अपने 28 पार्टी के लोगों को वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। पेपर पे चाहे हमें इंडिया अलायंस जो है वो दिख भी रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि इनमें यूनिटी नहीं है। और यूनिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पार्टी में। अगर इनमें यूनिटी होगी तो ये कुछ भी कर सकते हैं। देखो अभी जो क्या है कि ऑपोजिशन जो है वो ब्लंडर पे ब्लंडर करता जा रहा है। मेरे हिसाब से ऑपोजिशन को जो इंडिया अलायंस जो पूरा है उनको राम मंदिर के उद्घाटन पे चला जाना चाहिए था, क्योंकि इंडियन अलायंस को भी पता है कि भारत में राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों के लिए उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, राम से बड़ा कोई नहीं है और ना कोई यहाँ पे है इंडिया में। अगर उनको इनविटेशन मिला था तो उनको इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए उनको वहाँ पे जाना चाहिए था। अगर वो उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करके वहाँ पे जाते तो उनकी राजनीति के लिए ये बहुत ही अच्छा होता। इस बात का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा और इससे आरएसएस और बीजेपी का बहुत ही फ़ायदा होगा। ये आपको पता ही है
क्योंकि इंडिया अलायंस जो है वो वहाँ पे नहीं गया था इनॉग्रेशन पे। अगर वो चले जाते तो इससे उनको बहुत बेनिफिट होता। लेकिन इस बात को लेके अभी आप देखिएगा कि जब कंपेनियन होगी तो किस तरीके से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, और इस चीज़ से जो है वो बीजेपी को बहुत फ़ायदा होगा। आप देखिएगा कि किस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं जब कंपेनियन होगी, और इसको काउंटर करना जो है इंडियन अलायंस के लिए बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है कि बीजेपी का कभी डाउनफॉल नहीं होगा। कभी कभी जो है वो कांग्रेस भी अपने पीक पर होती थी, और आज जो है वो बीजेपी पीक पे है। कांग्रेस का भी डाउनफॉल आया था और बीजेपी का भी आएगा। मोदी जी अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, फिर भी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के इमोशंस को अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। अगर वो पंजाब में जाएंगे तो पगड़ी पहन लेंगे, राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान की ड्रेस पहनेंगे। वो जहाँ के जाते हैं वहाँ के ही होके रह जाते हैं, उसी तरीके की ड्रेस पहन लेते हैं, उस तरीके की भाषा बोलते हैं। तो वो लोगों की साइकोलॉजी से खेल जाते हैं। और देखिए, जो इलेक्शंस जो हैं वो कभी कभी जो है वो साइकोलॉजी को खेल के ही जीते जाते हैं। और इस बार बहुत बड़ी गेंद उन्होंने फेंक दी है। जो राम मंदिर उन्होंने बना दिया, तो बहुत बड़ी गेंद उन्होंने फेंक दी है, और वो जो गेंद है वो सिर्फ सीधी जाके मोदी जी के पक्ष में ही गिरी है। और ये इंडियन अलायंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए कि जनता पता नहीं किधर जाती है। 4-5 महीने अभी पड़े हैं इलेक्शन होने में। लेकिन बात एक और है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, साउथ इंडिया को जीतना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे तो ठीक है, बीजेपी जीत सकती है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन साउथ की बेल्ट में जीतना इनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। और अगर आपको वेस्ट बंगाल में जाना है तो वहाँ टीएमसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे ममता दीदी को हराना जो है वो रेगिस्तान में दौड़ने के बराबर है। और बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। अगर बाकी पार्टियों ने अच्छे तरीके से कंपेनियन कर दिया तो रिजल्ट जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि जनता किधर जाती है, किस तरीके से नहीं जाती है। लेकिन मेरी जो प्रेडिक्शन है इस बार की कि बीजेपी जो है वो हैट्रिक कर देगी, और इस 2024 का इलेक्शन जो है वो बीजेपी जीतेगी। लेकिन फिर भी आप बताइए, जनता पता नहीं किस तरफ जाती है। और अगर इंडिया अलायंस ने अच्छे तरीके से उन्होंने कंपेनियन कर ली तो उनको हराना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका किस तरह का विचार है, क्या है आपका विचार कि 2024 में कौन सी पार्टी आने वाली है। कांग्रेस है, इंडिया अलायंस आएगा, कांग्रेस आएगी, या फिर बीजेपी आएगा। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, मनदीप सूर्यवंशी।